हाँ तो बच्चों, आज हम एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं और वो कैलकुलेशन है आपकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। आपका जब ग्लूकोज टूटता है तो वो बनाता है CO2 और वो बनाता है वाटर, ठीक है, और उसके साथ वो बनाता है ATP। हम ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये तीनों चीज़ें जब बनती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम ये रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, वो जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या बनाता है? बाय प्रोडक्ट बनाता है, वो हमारा रहता है 6CO2। मतलब जो सारी कार्बन जो कंपाउंड है ग्लूकोज के वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रोड्यूस होते हैं, और क्या प्रोड्यूस होती है? ATP, ठीक है। तो अब ये जो ATP आप यहाँ देख रहे हो, ग्लूकोज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हमें इस ATP पे ही ध्यान देना है, ठीक है। कितनी ATP प्रोड्यूस हुई हम समझेंगे, कैसे प्रोड्यूस हुई, कहाँ प्रोड्यूस हुई, कौन कौन से साइकिल में प्रोड्यूस हुई, ये सब हम समझेंगे अभी 5 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या है, कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन के? 6 मॉलिक्यूल हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूरा जो 6 मॉलिक्यूल है कार्बन का वो 6 CO2 में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आपकी जो CO2 है ये पूरा क्या होगा? ऑक्सीडेशन से टूट कर ब्रेक डाउन होकर फाइनली CO2 प्रोड्यूस होगा ग्लूकोज की हेल्प से, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कैलकुलेशन। कैसी कैलकुलेशन? कि कितनी ATP प्रोड्यूस हुई है, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको पता है कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने पूरा ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल सब कुछ पढ़ा है, तो मैं सीधे स्टार्ट करूँगी। आपको पता है एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं? एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आपको पता है ये पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स जो हैं लिंक रिएक्शन के थ्रू, कौन सी रिएक्शन के थ्रू? लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में। यहाँ पर 2 हैं तो मैंने इसीलिए बनाया है, ये कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम A में। उसके बाद ये एंटर करेंगे एक साइकिल में, जिससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जो साइकिल शुरू होता है और कंप्लीट होने के बाद, आपको पता है ये क्या साइकिल कहलाता है, और कंप्लीट होने के बाद काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनने के बाद ये साइकिल कंप्लीट होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 पाइरूवेट हैं जिससे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, तो साइकिल भी कितने बनेंगे आपके? 2, ठीक है हमारा। और फिर इनसे प्रोड्यूस होंगे इनके प्रोडक्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपको पता है ग्लूकोज में 4 ATP बनते हैं, 4 ATP में से 2 ATP यूज़ में आ जाते हैं, तो फाइनल आपके कितने ATP बने? यहाँ पर 2 ATP पूरी प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। जब इसका प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक NADH2 प्रोड्यूस होता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैलकुलेशन बता रही हूँ, ठीक है। पूरा ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको पता है एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2 प्रोड्यूस होते हैं। कितने NADH2 प्रोड्यूस हुए? 3 NADH2। एक क्रैब साइकिल में एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होगा? एक FADH2, और प्रोड्यूस होगा एक GTP जो बराबर है ATP के। सेम इधर ही है, सेम, तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ, 3 NADH2 प्रोड्यूस होंगे, उसके अलावा 1 FADH2 प्रोड्यूस होगा, और उसके अलावा क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक आपका GTP, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे ये 38 ATP बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं ये हमारे 38 ATP? तो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा है 2 ATP अपने बने हैं ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं,
हाँ, आई थिंक इट्स विजिबल नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 2 ATP आपके बने हैं ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है, डायरेक्टली बन गए हैं। उसके अलावा जो आपके NADH2 हैं, कितने NADH2 हैं? 2 NADH2। तो ये जो 2 NADH2 हैं, आपको पता होगा 1 NADH2 इक्वल्स टू 3 ATP। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारे कितने ATP हो गए? 6 ATP यहाँ बन गए, ठीक है। यह आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना था, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखिए कितने NADH2 हैं? 2 NADH2 और हैं। तो मैं ऐसे लिखती हूँ इसको डायरेक्टली, 2 NADH2 सेम है, ये लिंक रिएक्शन के हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 NADH2, एक NADH2 से 3 ATP, हमारे बन गए 6 ATP, ठीक है। फिर हम वापस से बात करेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो ये कितने NADH2 हो गए हैं? 6 NADH2। 6 NADH2 से वापस हम करेंगे 6 इंटू 3 करेंगे तो कितने हो गए? 18 ATP, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे FADH2, तो 1 + 1 दोनों तरफ हैं, तो 1 + 1 यानी कि 2 FADH2। तो कितने FADH2 है? 2 FADH2। 2 FADH2 को हम ये देखेंगे 2, क्योंकि एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। तो कितने हमारे ATP हो गए यहाँ पर? 4। और 1 GTP जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 ATP की। तो कितने ATP बन गए? क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 था, तो यहाँ हम 2 + 1 लिखेंगे तो इक्वल्स टू 2 ATP। अब देखिए टोटल कितने हुए हमारी जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम टोटल कितने हुए हैं? अब ध्यान से देखिए, क्या हमने सारे ATP जोड़ लिए हैं? तो ये टोटल हमारे हो रहे हैं 38 ATP, ठीक है। 6 6 12 और 12 और 2 12 और 18 30 और 8 38। तो क्या हमारे 38 ATP बन गए हैं? तो वो जो आपका 1 ग्लूकोज है, उस 1 ग्लूकोज से कितने ATP बनते हैं? 38 ATP। ये सारे बने कैसे? ये आपके जो सारे एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये बनेंगे इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो ATP बने हैं वो तो ठीक है, पर जो NADH2 और FADH2 बने हैं वो प्रोटॉन ग्रेडियंट में के थ्रू कन्वर्ट होंगे किसमें? ATP में। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये जनरेटेड कौन करता है? तो ये जनरेट करता है आपका NADH2 एंड FADH2, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन है, पर ये जो कैलकुलेशन आप ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा ऐसी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये जो एसिटिल कोएंजाइम में बना है ये हमेशा यहाँ काम आएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो आपने यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ये ऑक्जेलो एसिटिक सिर्फ इधर ही काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये पायरुवेट से इधर काम आएगा, बाहर भी कहीं जा सकते हैं, बाहर भी कहीं जा सकते हैं, ओके। तो ये 38 ATP एक स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है, कितना 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे 38 ATP बनेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।